Hey everyone, welcome back to Mindsmine Tutorials. So our today's topic is evidences from paleontology. हम लोग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के जो evidences होते थे उसके सारे जो देख चुके हैं इससे पहले वो 6 हेडिंग्स रह चुकी है. आज हमारी 7th हेडिंग रहने वाली evidences from paleontology और इसके बाद evidences from embryology एक रिमेनिंग रहेगा और एक और रहेगा जिसको इविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफी कहते हैं. तो ये सारे हमारे रहेंगे. आज हम लोग पेलियंटोलॉजी से स्टडी करने वाले हैं इविडेंसेस को. पेलियंटोलॉजी जो फॉसिल्स होते हैं उनकी स्टडी को कहा जाता है. फॉसिल से रिलेटेड जितनी भी स्टडी रहेगी हम उसको पेलियंटोलॉजी में करते हैं. तो फॉसिल्स जो रहते हैं वो हमें एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि ओरिजिन और इवोल्यूशन जो है लिविंग बींग्स का वो किस तरह से हुआ होगा. तो फॉसिल्स का इसमें सारा रोल प्ले रहेगा. तो सबसे पहले तो फॉसिल्स की हेडिंग लेना जरूरी है. सो फॉसिल्स हमें क्या बता देते हैं कि ओरिजिन और इवोल्यूशन लिविंग बींग्स का किस तरह से हुआ होगा. क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और ऐसे प्लांट्स के कुछ रिमेन्स मिले हैं या उनके इम्प्रिंट्स मिले हैं रॉक के ऊपर जिससे कि ये पता चल सकता है कि कहीं ना कहीं पहले ही ऑर्गेनिजम्स रहा करते थे लेकिन अब वो यहाँ अर्थ पे से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि मैनी रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और देयर इम्प्रिंट्स ऑन रॉक्स आर फाउंड इन डिफरेंट स्टेट ऑफ द. तो इन्हीं चीजों को हम कहते हैं फॉसिल्स क्योंकि ये रिमेन है. सो फॉसिल्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ नोट कर दी है. मैनी रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और देयर इम्प्रिंट्स ऑन रॉक्स आर फाउंड इन डिफरेंट स्टेट ऑफ द अर्थ इज नोन एज फॉसिल्स या आर नोन एज फॉसिल्स, जो भी आप लिखना चाहें. फिर दीज आर नोन एज फॉसिल्स के बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लियोनार्ड डा विंची. तो इन्होंने ये पहले कहना चाहिए साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये शो करा कि जो फॉसिल्स होते हैं वो लिविंग बींग्स को ही कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि लिविंग बींग्स का अगर पास्ट कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो फॉसिल्स ही होते हैं. तो आप लिख सकते हैं ही रिप्रेजेंटेड फॉसिल्स आर दी पास्ट ऑफ लिविंग बींग्स. उन्होंने ये वाली स्टेटमेंट दी थी ऑफ दी लिविंग बींग्स. उसको मैं LB लिख रही हूँ यहाँ लिविंग बींग्स को, आप पूरा लिखेंगे. और डार्विन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी ये फॉसिल से रिलेटेड बातें कुछ कही. उन्होंने कहा कि फॉसिल्स जो होते हैं वो सॉलिड प्रूफ है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का. सो डार्विन ने क्या कहा, सॉलिड प्रूफ अगर कोई चीज है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की तो फॉसिल्स है. तो फॉसिल्स आर प्रूफ ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये एक बात कही थी डार्विन ने. अब ये तो साइंटिस्ट की बात हो गई. इसके बाद जो फॉसिल्स होते हैं अगर हम इनको समझे ये बनते कैसे हैं तो एक स्पेशल वे में ये बनते हैं. अगर कोई डेड एनिमल है, अगर अभी हम लोग एनिमल्स की बातें क्यों कर रहे हैं, फॉसिल्स प्लांट्स के भी हो सकते हैं लेकिन अभी हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए हम एनिमल्स के ऊपर एग्जाम्पल लेते हुए हर चीज को समझ रहे हैं. अब अगर हम इसको और डिटेल में समझें तो जो फॉसिल्स होते हैं वो बनते कैसे हैं. तो जब भी कोई एक डेड एनिमल है अगर उसकी डेथ हो गई है और उसकी डिकम्पोजिंग अभी स्टार्ट हुई भी नहीं है और वो उसके जो बॉडी के हार्ड पार्ट्स हैं वो भी डिकम्पोज नहीं हो पाए और वो बरी हो जाता है किसी सैंड के अंदर या किसी सॉइल में, तो जब 1000 ऑफ ईयर्स हो जाएंगे तो वो धीरे धीरे उसकी वो जो पार्ट्स थे जो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाए थे वो धीरे धीरे स्टोन में चेंज होने लगते हैं. ये जो चीजें हो रही है किस वजह से हो रही है, कहीं ना कहीं जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से हो रही है. तो इस प्रोसेस को हम कहने लगते हैं पेट्रिफिकेशन. कि वो जो फॉसिल्स हैं या फिर वो जो पार्ट्स है किसी डेड एनिमल के जो कि डिकम्पोज नहीं हो पाए स्टोन्स में चेंज हो गए, 1000 ऑफ ईयर्स में होती है सारी चीजें, उसको कहते हैं पेट्रिफिकेशन. और जब पेट्रिफिकेशन होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है एनिमल का वो अनचेंज रहता है क्योंकि वो डिकम्पोज हुआ ही नहीं, कहीं उसमें कोई चेंज आया नहीं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा ही नहीं, जैसा था वैसे ही था. तो हम कह सकते हैं कि एनिमल्स अनचेंज्ड रहते हैं, उसके वो जो स्ट्रक्चर्स थे वो अनचेंज रहते हैं. फिर धीरे धीरे जो स्पेशल एक्शंस होते हैं अर्थ के वो इन रॉक्स के ऊपर लगते जाते हैं. जैसे ये रॉक्स जो रहते हैं जो अभी ऊपर वाले सरफेस पे थे लेकिन और डीप डीप जाते जाते हैं अर्थ की गहराइयों में चले जाते हैं. फिर उसके बाद कहीं ना कहीं कभी कुछ प्रोजेक्ट रहा हो अर्थ या माउंटेन्स के ऊपर किसी ह्यूमन बींग का, तो अगर वहां पे मान लीजिए कोई खुदाई वगैरह हुई तो वहां से ये फॉसिल्स हमें मिल जाते हैं इस तरीके से. तो ये जो एज होती है फॉसिल्स की फिर उसको सर्च करना होता है जिसमें उसका जो रॉक है उनकी थिकनेस स्ट्रेटा कितना है ये सारी चीजें देखनी होती है. उससे हम लोग एज पता कर लेते हैं फॉसिल्स की. और जब स्टडी ऑफ फॉसिल्स की जाती है तो जो टाइम था अर्थ का बिगनिंग से लेकर प्रेजेंट डे तक उसको डिवाइड करा गया है. जैसे कि एरास के अंदर या फिर जो एरा होते हैं उनको इपॉक्स के अंदर इस तरह से ऑलरेडी डिवाइडेड है अर्थ का टाइमिंग. तो उसके हिसाब से हम ये पता कर लेते हैं कि फॉसिल की एज क्या होगी. और ये जो स्टडी है पेलियंटोलॉजी की ये हमें क्लियर एविडेंसेस देती है कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ होगा. ये सारी थ्योरी के पॉइंट्स हैं
और अगर हम और डिटेल में भी बात करें कि अगर किसी एक यूनिसेल्युलर एनिमल को भी हम देखें या किसी प्लांट को भी अगर हम देखें तो ये जिस एरा के अंदर पाए गए थे उसको कहते हैं प्रोटेरोजोइक एरा। फिर ग्रेजुअली स्टेप वाइज इवोल्यूशन हुआ होगा हायर एनिमल्स का और प्लांट्स का, इस तरह से उनके एरा चेंज होते गए और अभी जो फिलहाल हमें एनिमल और प्लांट्स दिखते हैं वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म है उन चीजों का। अब जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं उनको यहाँ पर पहले नोट करते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यही आएगा कि फॉसिल्स कैसे बनते हैं। डेड एनिमल्स के कुछ पार्ट ऐसे रहते हैं जो डिकम्पोजिशन उनका होने से पहले ही सैंड में या फिर सॉइल में बरी हो जाएंगे। देन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स उस पे केमिकल चेंजेस लगते रहे होंगे उन पार्ट्स के ऊपर, तो वो स्टोन्स में चेंज हो गए होंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं पेट्रिफिकेशन। इस तरह से वो पूरे डीप अर्थ का जो रहेगा धीरे धीरे और अंदर जाते जाएंगे और वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे सारे फॉसिल्स। फिर कभी कभी लेकिन ये भी होता है कि कुछ फॉसिल्स हमें जो अबव सरफेस रहेगा, ऊपर वाला अर्थ सरफेस रहेगा, वहां पर भी मिल जाते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा पूरे अंदर नीचे तक देखा जाएगा खुदाई के बाद ही मिले, ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी कभी ऊपर से भी मिल सकते हैं वो। तो ये है पूरी फॉसिल्स की यहाँ पर स्टोरी। इसके बाद अगर हमें एज ऑफ फॉसिल्स को फाइंड करना है तो थिकनेस ऑफ स्ट्रेट ऑफ रॉक्स को देखा जाता है। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा कि यूनिसेल्युलर एनिमल्स और प्लांट्स जो है इनकी अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ये कब मिले होंगे, किस एरा में सबसे पहले आए होंगे, तो वो प्रोटेरोजोइक एरा होता है। जैसे कि हमने बात की कि अर्थ की बिगनिंग से अगर हम देखें, शुरुआत से देखें, तो उस टाइम पीरियड को डिवाइड कर दिया गया है कुछ एराज में। एराज को और फर्दर डिवाइड किया गया है इपॉक्स में, जिसको साइंटिस्ट ने करा है। तो उसी बेसिस पर हम ये पता करते रहते हैं कि कौन सा एनिमल कब उसका कहना चाहिए सबसे पहले मिला होगा, कब से उसकी शुरुआत अगर हुई होगी। तो इन दोनों का कहा जाता है ये प्रोटेरोजोइक एरा में आया था। अभी मैं सारे एराज के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी यहाँ पर। अब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो होती है कुछ एनिमल्स की, अगर हम उनको कलेक्ट करने लगे इन दी फॉर्म ऑफ फॉसिल्स, तो उसको बहुत प्रॉपर वे में कलेक्ट करना होता है, क्योंकि जो फॉसिल्स होता है उनके सबसे पहले अरेंजमेंट किए जाते हैं। जिस तरह से उनकी एज रहती है उसी तरह से उनके अरेंजमेंट किए जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ हॉर्स देखना है, एलिफेंट देखना है, मैन देखना है, तो इनकी फॉसिल्स की पूरी जर्नी जो होना चाहिए वो साइंटिस्ट ने कहीं ना कहीं अरेंजमेंट के थ्रू बना दी है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर हॉर्स के एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ इस चीज को, जैसे हॉर्स, एलिफेंट, मैन का तो हमने बात की कि इनकी पूरी जो अरेंजमेंट होना चाहिए इनके फॉसिल्स के, वो अरेंज कर दिए गए कि सबसे पहले कौन सा कहना चाहिए मैन का फॉर्म रहा होगा, फिर धीरे धीरे कैसे उनमें डेवलपमेंट हुई होगी, जो भी चीज है। तो अगर हम हॉर्स के एग्जाम्पल लेके यहाँ पर समझे तो हॉर्स जो है उसको कहा जाता है कि जब इयोसीन इपॉक रहा होगा तो उस टाइम पे हॉर्स जो जिस फॉर्म में दिखाई देता होगा उसको कहते थे इयोहिप्पस, जो कि 1 फुट का था, सिर्फ 1 फुट का था हाइट के अंदर, और उसके अंदर 4 डिजिट्स पाए जाते थे उसके 4 लिम्स में, 3 डिजिट्स उसके हाइंड लिम्स में पाए जाते थे। इयोहिप्पस से जब हॉर्स चेंज हुआ तो वो बन गया मीजोहिप्पस, उसमें थोड़ा इवोल्यूशन आया होगा, तो इयोहिप्पस से कौन बन गया, मीजोहिप्पस बना। अब जब मीजोहिप्पस बना तो वो ओलिगोसीन इपॉक वाला जो टाइम था उसमें मिला था या फिर आ जाता है, इसकी बात आप कर सकते हो। अब ये जो नया वाला मीजोहिप्पस आप देखोगे तो इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी थी, उसके जो लिम्स थे और उसके लिम्स की अगर हम बात करें तो उनमें 3 डिजिट्स थे, जिसमें से जो बीच वाला था वो सबसे बड़ा वाला डिजिट रहता था। फिर स्टेप वाइज इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद मीजोहिप्पस से बन गया मेरिकिप्पस, जो कि इवॉल्व हुआ होगा कहीं ना कहीं मियोसीन पीरियड में, और इसके जो टोज थे उसमें से लार्जेस्ट 1 टोड जो एनिमल हो सकता था वो मेरिकिप्पस ही था उस टाइम पे हॉर्सेस के अंदर। फिर बना प्लियोहिप्पस, तो वो प्लियोसीन इपॉक के अंदर आ गया और इसको कहने लगे हम मॉडर्न हॉर्स। उसके बाद फाइनली आ गया इक्कस, जो कि इवॉल्व हुआ होगा प्लीस्टोसीन इपॉक के अंदर, और ये जो हाइट है मॉडर्न हॉर्स की वो 5 फीट थी, उसके दोनों ही 4 और हाइंड लिम्स में 1-1 डिजिट भी था। तो ये सारी कहानी हॉर्सेस की होगी। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर उसकी कहानी देख रहे थे। अब ये जो फॉसिल्स होते हैं ये हमें हर तरह से इवोल्यूशन को प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि शुरुआत से बिगनिंग से ही कहीं ना कहीं अगर कोई चीज देखने को मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं उसको इवोल्यूशन को प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फॉसिल हिस्ट्री है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाई है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं जो कि अभी तक जिनके फॉसिल्स कभी बने ही नहीं होंगे, शुरू से उनके फॉसिल्स हमें मिले ही नहीं, तो आज उनकी हम लोग पूरी तरह से रिकवरी भी नहीं कर पाए उन फॉसिल्स के बारे में। सो ये जो स्टडी होती है फॉसिल्स की वो हमें एक सॉलिड एविडेंस प्रोवाइड करती है इन दी फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स मैंने हॉर्स के दिए उनके नेम्स यहाँ मेंशन कर देती हूँ।
वैसे हमारे पास हॉर्सेस, एलिफेंट्स और मैन सभी के ये जो फॉसिल अरेंजमेंट है वैसे प्रिपेयर्ड है, लेकिन हमने हॉर्स का एग्जांपल लिया यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले ईओहिपस तरह का हॉर्स जो था वो ईओसीन जो इपॉक था उसमें देखने को मिला था। इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ नोट नहीं की, पर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ईओहिपस वॉज अबाउट 1 फुट इन हाइट एंड देयर वर 4 डिजिट्स इन इट्स 4 लिम्स एंड 3 इन इट्स हाइंड लिम्स। फिर ईओहिपस से कौन बन गया, यहाँ पर मीजोहिपस बन गया। मीजोहिपस की अगर हम बात करते हैं तो कब पाया गया, इट वॉज फाउंड इन ओलिगोसीन इपॉक, ओलिगोसीन इपॉक के अंदर आ गया। इट वॉज अ लिटिल मोर इन हाइट एंड बोथ इट्स लिम्स एंड 3 डिजिट जो थे उसमें से जो मिडिल जो बीच का डिजिट होना चाहिए था वो लार्जेस्ट डिजिट था। उसके बाद मैरीकिप्पस आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हो मैरीकिप्पस को मियोसीन पीरियड के अंदर वो इवॉल्व हुआ, और उसके बाद ये करीब करीब लार्जेस्ट वन टोड जो कहना चाहिए हॉर्स था वो बना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लियोहिप्पस की तो वो प्लियोसीन पीरियड में बना। यहाँ पर एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि प्लियोहिप्पस और मैरीकिप्पस में जिसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट टो हो सकता था वो किसका था, तो कभी कुछ टीचर्स आपको ये भी बताएंगे प्लियोहिप्पस भी हो सकता है और मैरीकिप्पस भी हो सकता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके अंदर। वैसे प्लियोहिप्पस की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्लियोहिप्पस जो था वो बाद में डेवलप हुआ है, तो पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा बड़ी हो जाएगी कि उसके पास जो टो होगा वो थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा। तो लार्जेस्ट वन टोड मेरे हिसाब से भी प्लियोहिप्पस रहना चाहिए, जो कि प्लियोसीन इपॉक के अंदर डेवलप हुआ होगा कहीं ना कहीं। उसके बाद मॉडर्न हॉर्स बन गया, इक्कस को मॉडर्न हॉर्स कहते हैं, मॉडर्न हॉर्स, मॉडर्न हॉर्स। इक्कस मॉडर्न हॉर्स था, प्लिस्टोसीन इपॉक के अंदर डेवलप हुआ, और जो हाइट है मॉडर्न हॉर्स की वो 5 फीट हो गई, यानी कि यहाँ पर 1 फुट हाइट थी ओनली, और यहाँ आते आते 5 फीट उसकी हाइट हो गई, और उसके दोनों ही फोर और हाइंड लिम्स जो होना चाहिए उनके अंदर एक एक डिजिट भी आ गया। इस तरह से ये हॉर्सेस का जो डेवलपमेंट हुआ होगा वो हमें पता चलता है, और जो फॉसिल्स हैं वो हमें प्रूव करने में हेल्प करते हैं इवोल्यूशन किस तरह से हुआ होगा, या अगर हो भी रहा है तो कैसे हुआ होगा, सारी प्रोसेस उसमें आ जाती है। लेकिन फॉसिल हिस्ट्री में एक चीज अभी जो प्रॉब्लमेटिक है वो क्या थी कि ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि सारे लिविंग बींग्स के फॉसिल्स तो नहीं बने होंगे, इसलिए हमें नहीं पता चला उसके बारे में हर तरह के एनिमल के फॉसिल कैसे रहे होंगे। तो ये चीज है यहाँ पर फॉसिल्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि अर्थ की बिगनिंग से उसको कुछ एराज और इपॉक्स में डिवाइड किया गया, उनके नेम्स क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप नेम्स अगर चाहो तो नोट कर सकते हो। एराज जो होंगे वो यहाँ कुछ इस तरह से बने हुए, सीनोजोइक, अच्छा यहाँ नीचे से आपको स्टार्टिंग करनी होती है, आर्क्योजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक एरा, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ये सबसे पुराने वाले टाइम पे जाएगा यहाँ पर इस वाला पोर्शन से। यहाँ नॉन लिविंग बींग्स है, प्रोटोजोआ, एल्गी है यहाँ पर ऊपर, यहाँ प्रोटेरोजोइक के अंदर। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर इपॉक्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन, या फिर रिसेंट जो हो सकते हैं वो सारे यहाँ पर है। तो ये इनकी एज मिलियन ईयर्स में क्या है, ओरिजिन ऑफ एनिमल्स जो हुआ होगा वो हम यहाँ पर नोट अभी नहीं करे हुए, लेकिन जब जिस एनिमल की बात करनी होती है तो उस तरह से उसका यहाँ पर अरेंजमेंट आ जाता है, तो नेम्स यहाँ पर हमें पता चल जाते हैं। अब इससे पहले जो हमने अभी टेबल देखी उसमें आपको नेम्स क्लियर हो गए होंगे कि इपॉक्स और एराज में जो नेम आना चाहिए वो सब चीजें वहां क्लियर हुई होगी, लेकिन उस टेबल में फिर भी थोड़ी बहुत एरर है जिसको हम एज इट इज नहीं ले सकते। वहां से सिर्फ आप नेम्स को देखेंगे। ओरिजिनल टेबल जिस तरह से ड्रॉ की जाती है जिसमें ईयन, एरा, पीरियड, इपॉक्स, ये 4 चीजें आना बहुत जरूरी होती है, और वो भी जैसे उनका सीक्वेंस है वैसे ड्रॉ करना हमें ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए उस टेबल से सिर्फ आप नाम को याद रखेंगे, लेकिन ओरिजिनल टेबल जो होती है जियोलॉजिकल टाइम स्केल की वो ऐसी होती है जो कि आपके सामने अभी शोन है। अब इसके अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो पहला जो यहाँ पर हमारा जो कॉलम बन रहा है वो है ईयन का, सेकंड है एरा, थर्ड पीरियड और फोर्थ इपॉक। एक एक करके इन सभी को समझते हुए चलेंगे, और इनकी लास्ट में इनके जो निमोनिक्स हो सकते हैं हम उसको भी देख लेंगे, जिससे आपको ये टेबल लर्न हो जाए। अब सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि जो ईयन होता है वो सबसे बड़ा टाइम होता है। जैसे कि अगर हम अभी हमारे आज की प्रेजेंट डे लाइफ की बात करते हैं तो जैसे ईयर जो होता है, ईयर सबसे ज्यादा बड़ी चीज होती है, फिर उसके बाद मंथ्स होते हैं, और मंथ्स के बाद वीक्स आते हैं, और वीक्स के बाद डे आते हैं। इस तरह से हमारा पूरा सीक्वेंस बनता है। उसी तरह से सबसे बड़ी चीज अगर कोई हो सकती है जैसे कि एक ईयर होता है, उसी तरह से जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आ जाते हैं ईयन्स।
सो इयॉन्स में भी यहाँ पर लिखा हुआ है ओल्डर और ऊपर की तरफ लिखा है यंगर, यानी कि ओल्डर टाइम जो जैसे पुराने जमाने से अगर हम बात करेंगे तो पीछे की तरफ से आप देखोगे और धीरे धीरे हम यंगर साइड की तरफ उसमें आगे चलते हुए जाएंगे। तो इयॉन्स हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पर, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। तो यहाँ से हमको इनके नेम्स मिल जाते हैं। ओरिजिनल जियोलॉजिकल टाइम स्केल अब हम देख रहे हैं तो ये नाम आ जाते हैं इयॉन्स के। इयॉन्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसमें से सिर्फ जो फेनेरोजोइक वाला इयॉन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी के अंदर हमारी सारी टेबल इंक्लूड होती है। बाकी के ये नीचे जो 3 रेड वाले आपको दिख रहे हैं, पिंक और रेड वाले, जो कि हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। इनके टाइम पीरियड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं फेनेरोजोइक इयॉन के अंदर जाके, इनको तो आप यूं लर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं एरास के अंदर, तो पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, 3 एरास हमें पढ़ने होते हैं। इसके अलावा एक 4th एरा और होता है जिसको कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट है। सो प्री कैम्ब्रियन हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर एरास की एक 4th लिस्ट यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ और होनी चाहिए थी जिसको कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। वो हमने यहाँ नोट नहीं करा है। आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट है तो आप उसको 3 को ही यहाँ पर देखोगे, जो कि है पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। अब इनको लर्न कैसे करें इन एरास के नाम को? इयॉन तो आपको लर्न हो जाएगी क्योंकि उसमें सिर्फ फेनेरोजोइक को याद रखना है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एरास के लिए जो निमोनिक हमें देखना होगा वो क्या होगा। सो एरास का निमोनिक होता है प्लीज पे माई चिल्ड्रन, ये यहाँ पर याद रखना है आपको। पी फॉर प्री कैम्ब्रियन, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर जो अर्ली लाइफ जब उसका एरा रहा होगा, जब शुरुआत हुई होगी लाइफ की, तो वो यहाँ पर आया होगा। पे का मतलब होता है पेलियोजोइक, जो कि एरा ऑफ एंशंट लाइफ है। उसके बाद माई का मतलब है मीजोजोइक, इसमें एज ऑफ रेप्टाइल्स और जिम्नोस्पर्म्स को शो किया गया है। चिल्ड्रन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा सीनोजोइक, जो कि एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म्स होता है। तो यहाँ अगर इससे देखें तो प्लीज पे माई चिल्ड्रन वाला पोर्शन तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एरा में। प्लीज वाला जो प्री कैम्ब्रियन है वो हम याद नहीं रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये 3 चीजें यहाँ पर एरा में आ जाती है। अब बात करते हैं पीरियड के बारे में। तो पीरियड्स के जो नाम यहाँ होना चाहिए वो सब यहाँ पर मेंशन्ड है, लेकिन इसका निमोनिक देख लेते हैं। सो पीरियड्स को याद करने के लिए यहाँ पर ये वर्ड आता है, कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रीक। अब यहाँ पर कैमल्स से जो सबसे पहला वर्ड हमारे सामने आना चाहिए, मैं यहाँ पर शो करती हूँ टेबल। तो सी फॉर अगर हम बात करें कैमल्स का जो सी वाला पोर्शन है वो आ जाएगा कैम्ब्रियन। ऑफन का मतलब हो जाएगा ऑर्डोविशियन। सेट का हो जाएगा सिलूरियन। फिर उसके बाद डाउन का हो जाएगा डेवोनियन। केयरफुली में आ जाएगा कार्बोनिफेरस, जिसमें अगेन और डिवाइडेड है, उसको हम देख लेंगे। पेंसिलिवेनियन और मिसिपियन जो है वो आ जाते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं। कार्बोनिफेरस केयरफुली से रिलेट करेंगे। परहैप्स जो कि पी वर्ड है उसके लिए आ जाता है पर्मियन। देयर के लिए आ जाता है ट्राइएसिक। जॉइंट्स के लिए आ जाता है जुरासिक। और सी जो कि क्रीक है उसके लिए आ जाता है क्रिटेशियस। तो ये नाम तो आपको यहाँ पर दिखाई दे गए होंगे इसके लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ तक आ रहे हैं पेलियोजोइक और मीजोजोइक तक। सो इस तरह से आपको यहाँ पर पीरियड्स के बारे में यहाँ पर समझ में आ जाएगा। कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रीक। तो फेनेरोजोइक के अंदर भी 2 एरास जिसके अंदर ये सारे पीरियड्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, पेलियोजोइक और मीजोजोइक। उसके अंदर ये टेबल आपको इंक्लूड करनी है। अब बात करते हैं कि इनमें जो और डिटेल्स हो सकती है वो क्या होंगी। तो अब इनकी मीनिंग समझते हैं। यहाँ जो कैम्ब्रियन है वो तो नॉर्मल सा टाइम पीरियड था, उसके अंदर इतना टाइम पीरियड ही कहना चाहिए। तो कैम्ब्रियन के अंदर तो कुछ नहीं है। ऑर्डोविशन की बात करें तो इसको कहा जाता है ऑर्डोविशन को एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स यहाँ पर हमें दिखाई दिए होंगे। सिलूरियन आता है, उसके बाद डेवोनियन पीरियड आता है। डेवोनियन पीरियड एज ऑफ फिशेस या फिर अबंडेंस ऑफ ट्री फर्न्स कहलाता है। जब ट्री फर्न्स आए होंगे तो वो किस में आए होंगे, डेवोनियन पीरियड में आए होंगे। उसके बाद कार्बोनिफेरस पीरियड रहता है, ये कहलाता है एज ऑफ एम्फीबियंस। इस टाइम पर एम्फीबियंस आए और पहले सीड प्लांट्स जो रहे होंगे वो अपीयर हुए होंगे, पहले सीड प्लांट्स। और क्या बात की हमने, एज ऑफ एम्फीबियंस, वो आ जाते हैं कार्बोनिफेरस में। उसके बाद बात आती है पर्मियन की। तो पर्मियन कहलाता है ओरिजिन या फिर एज ऑफ कोनीफर्स। कोनीफर्स जो प्लांट्स होते हैं सबसे पहले पर्मियन में आए होंगे। ट्राइएसिक में इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर आता है जुरासिक। जुरासिक का मतलब होता है एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड डोमिनेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। सबसे पहले एज जब रेप्टाइल्स की शुरू हुई होगी तो वो रही होगी जुरासिक वाली, और इसके अंदर जो जिम्नोस्पर्म्स है उनका डोमिनेंस भी शुरू हो गया था। उसके बाद आता है क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड जो रहता है वो डोमिनेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, यानी सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स का डोमिनेशन इसी टाइम पर आया होगा। उसके बाद पीरियड यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद सीनोजोइक अगर हम एरा की बात करते हैं तो सीनोजोइक एरा के जो पीरियड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। पेलियोजीन, नियोजीन, क्वार्टरनरी। अब इसको याद करने के लिए आप PNQ वर्ड याद रख सकते हैं, PNQ, क्योंकि पेलियोजीन, नियोजीन और क्वार्टरनरी वर्ड यहाँ पर आ जाएगा सीनोजोइक में।
तो अब आगे बात करते हैं। एक बात और इम्पोर्टेंट, सीनोजोइक एरा जो है उसी के अंदर हम अभी हैं फिलहाल। अभी जो एरा चल रहा है वो सीनोजोइक एरा चल रहा है, इसके ऊपर अभी कोई नया एरा नहीं है। तो अगर कोई पूछ लेता है कि हम किस एरा में आते हैं, तो हम सीनोजोइक एरा में आते हैं। और अगर पीरियड के बारे में पूछ ले कि हमारा जियोलॉजिकल टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो इन तीनों में है हम अभी। हम यहाँ पर क्वार्टरनरी में, उसमें भी अगर हम डिटेल में बात करें तो हम क्वार्टरनरी वाले पीरियड के अंदर है, क्योंकि वही सबसे टॉप मोस्ट है। बाकी नीचे वाले जितने पीरियड्स है, जिसके लिए आपने निमोनिक्स भी देखा, कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रीक, वो वाला टाइम पीरियड में हम नहीं आते, हम लोग क्वार्टरनरी में आते हैं। अब बात करते हैं इपॉक्स की। तो इपॉक को अगर आप यहाँ देखोगे तो सबसे पहले तो हम नोट कर लेते हैं। सो पहले तो मैंने यहाँ पर पीरियड्स वाला जो सब चीजें थी वो यहाँ नोट कर दी, आप भी नोट कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा जो पीरियड्स हो सकते हैं, ये वाले तो आपने नीचे वाले देखे हैं, जो कि किस वाले एरा में आ रहे थे, ये मीजोजोइक और पेलियोजोइक एरा के अंदर आ रहे थे, जैसा कि आपने टेबल में देखा है। टोटल सब फेनेरोजोइक ईऑन के अंदर, लेकिन एरा कौन सा है इन सभी के लिए? इन सभी के लिए एरा है मीजोजोइक और पेलियोजोइक। उसमें से भी ये जो आखिरी के तीन वाले, एक तो क्रिटेशियस, फिर जुरासिक और ये ट्रायसिक, ये तीन किसके आते हैं? ये तीनों होते हैं मीजोजोइक के अंदर। और ये जितने भी ऊपर वाले हैं वो सब किस में आ रहे हैं? वो आ रहे हैं पेलियोजोइक में। जैसे आपने टेबल देख ही लिए, तो टेबल को भी यहाँ पर शो करते जाते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो उसके अंदर। तो ये वाली चीजें यहाँ। अब लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर इपॉक्स के बारे में बातें। अब इपॉक्स को भी समझ लेते हैं। इपॉक्स को याद रखना है तो हम लोग बात करें सीनोजोइक के अंदर ही इपॉक्स आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट में अगर आप देखोगे ये सारे, तो ये इपॉक्स तो सिर्फ लास्ट में सीनोजोइक में आ रहा है। ये वाली चीज हमने सब कंप्लीट कर ली। पीरियड्स में सिर्फ यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं, तीन है, पी एन क्यू याद रख लेंगे, पेलियोजीन, नियोजीन और क्वार्टरनरी। अब सीनोजोइक के अंदर ये जो इपॉक्स है उसको देखना है, तो इसमें आ जाते हैं कितने इपॉक्स? 1 2 3 4 5 6 7, 7 इपॉक्स आ जाते हैं। अब इनको याद करने के लिए आपको निमोनिक्स जो देखना है वो है पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज हनी, इस तरह से इसको याद रखना होता है। तो यहाँ पर उसको नोट करेंगे सबसे पहले हम लोग। सो इपॉक्स के लिए सिर्फ इतना से निमोनिक्स याद रखना आपको, पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज हनी। यहाँ पर ये हो गए। अब इपॉक्स को आप देख सकते हैं लिस्ट उसकी। तो लिस्ट हमारी कुछ इस तरह से, इसके अंदर पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन, फिर उसके बाद आ जाते हैं प्लिस्टोसीन, उसके बाद होलोसीन, ये सारे इपॉक्स आ जाएंगे। ये अभी का फिलहाल का टाइम पीरियड चल रहा है। और लास्ट में अब पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल को अगर हम सम अप करें आज के लिए, प्रेजेंट डे की बात करें, तो कोई पूछ लेता है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में प्रेजेंट डे में कौन सा ईऑन, कौन सा एरा, कौन सा पीरियड, कौन सा इपॉक चल रहा है, तो वो क्या होगा, उसके आंसर्स को मैं यहाँ बता देती हूँ। सो प्रेजेंट डे में सबसे पहले बात करते हैं ईऑन की। तो पहला अभी जो ईऑन चल रहा है वो है फेनेरोजोइक। फेनेरो, यहां पर गलत स्पेलिंग आ रही है, इसको ठीक लिखेंगे, फेनेरोजोइक ईऑन। सबसे पहले ईऑन कौन सा चल रहा है? फेनेरोजोइक ईऑन चल रहा है। उसके बाद ईऑन के आगे की बात करें, अगर एरा कौन सा चल रहा है, तो अभी चल रहा है सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा, अभी एरा कौन सा चल रहा है? सीनोजोइक एरा। कॉमा लगाते हुए चलेंगे, ईऑन हो गया, एरा हो गया। उसके बाद पीरियड अभी कौन सा चल रहा है? तो चल रहा है क्वार्टरनरी पीरियड। क्वार्टरनरी पीरियड, ये पीरियड की बात होगी। अब उसके बाद इपॉक कौन सा चल रहा है? तो अभी चल रहा है होलोसीन इपॉक। होलोसीन इपॉक, ये हो गई जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से जो प्लेसेस होना चाहिए वो सभी। सो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अब ये सारी जितनी भी हमने चीजें देखी है, इनको यहाँ पर भी देख लेते हैं। ईऑन हमारा है फेनेरोजोइक, उसके बाद एरा हमारा चल रहा है सीनोजोइक, पीरियड चल रहा है क्वार्टरनरी पीरियड, उसमें भी इपॉक चल रहा है होलोसीन इपॉक। इस तरह से हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को याद रख सकते हैं। हमने कौन कौन से निमोनिक्स देखे उनको रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। पहला हमने देखा एरास। एरास को याद करने के लिए हमने देखा प्लीज पे माई चिल्ड्रन, उसमें से प्री कैम्ब्रियन वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, तो हमारी टेबल में भी हमने उसको इंक्लूड नहीं करा। ये एरा ऑफ अर्ली लाइफ कहलाता है। उसके बाद ये तीन एरास जो थे, जो है वो इंपॉर्टेंट थे, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। उसके बाद पीरियड्स देखे आपने, कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रीक। पीरियड्स के अंदर हमने कौन कौन से पीरियड्स को इंपॉर्टेंट लेते हुए समझा, तो वो सभी ये वाले थे, जिसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, ये सारे जो थे वो थे। फिर उसके अंदर भी अगर डिटेल की बात करें तो ट्रायसिक और ये वाले ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ये वाले जो तीन थे वो किसके अंदर आ जाते थे? ये तीन आ जाते थे मीजोजोइक एरा के अंदर। बाकी ऊपर वाले किस में आ रहे थे? वो सभी आ रहे थे पेलियोजोइक एरा के अंदर। उसके बाद हमने देखे इपॉक्स। इपॉक्स को लर्न करा हमने, तो इपॉक्स हमने सिर्फ सीनोजोइक एरा के लिए देखे, पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज हनी, इस तरह से याद करना है इसको। उसके बाद प्रेजेंट डे में जितने भी चल रहे हैं जो जो टाइम पीरियड्स, एरा, इपॉक, वो सभी देखे।
तो इस तरह से हमारी ये पूरी टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आखिरी के 3 रेड इंपॉर्टेंट नहीं थे। फिर यहाँ पर से एक एरा हमने प्री कैम्ब्रियन इंक्लूड नहीं करा था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके बाद ये कहाँ डिटेल्स आ रही है, वो सारी डिटेल्स आपको देखना है। पीरियड में 3 पेलियोजिन, नियोजिन, क्वाटरनरी इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड यहाँ सारे लिखे हुए डेट्स के साथ साथ, तो ये चीजें कंप्लीट हो जाती है। और अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर इन इयॉन्स के बारे में भी बात कर लें, आर्कियोजोइक वाले या आर्कियन वाले, तो इसमें प्रोटोजोआ और नॉन लिविंग बींग्स जो थे, आर्कियन के अंदर नॉन लिविंग बींग्स की बातें थोड़ी बहुत आती थी। प्रोटेरोजोइक की बात करें तो अभी हमने शुरू में बात कर ली थी कि यहाँ पर कौन आया था सबसे पहले, प्रोटोजोआ, और जो एल्गी रही होगी वो सबसे पहले प्रोटेरोजोइक के टाइम पीरियड में आई थी। प्रोटेरोजोइक में कौन आया था यहाँ पर, एल्गी और प्लांट्स में भी सबसे पहले एल्गी आई है, तो ये याद रखना है। और उसके बाद कुछ यूनिसेल्युलर एनिमल्स यानी कि प्रोटोजोआ, वो सभी भी प्रोटेरोजोइक में है। तो प्रोटोजोआ और एल्गी आ जाते हैं प्रोटेरोजोइक में। फिनेरोजोइक की बात तो आपने सारी डिटेल में समझ ही ली यहाँ पर। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल का पूरा पोर्शन यहाँ कंप्लीट हो जाता है, और जो इविडेंसेस हमें मिल जाते हैं पेलियंटोलॉजी से, वो पूरे भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।